नमस्कार बच्चों, फोगाट गुरुजी के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अमरार लाल कौशिक आपका स्वागत करता हूं। और ये हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ का 13वां भाग है। इससे पहले हम 12 भाग कर चुके हैं, जो कि हमारे विभिन्न जो परीक्षाएं हैं जैसे यूजीसी नेट, डीएसएसबी, केवीएस, आरपीएससी या बहुत से स्टेट एग्ज़ाम हैं हमारे संस्कृत से संबंधित, उनसे जो प्रश्न हैं हमने मॉक टेस्ट के अंदर शामिल किए हैं, जिससे आप अपनी अगली तैयारी के लिए खुद को परख सकें, जांच सकें। तो ये जो हमारे प्रश्न आते हैं उनमें आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है करने के लिए। 10 सेकंड के अंदर आपका जो अपना आंसर है वो देना होता है, तो जिससे कि सभी बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें और देखें कि हम कितना लेवल तक हमें कर चुके हैं, कितनी हमें ज़रूरत है या किस विषय में संबंधित हमारी तैयारी अभी कम है। तो इसलिए सभी बच्चे इसमें प्रतिभागी बने, अपना आंसर ज़रूर करें। तो सबसे पहले सभी बच्चे जो भी हैं उनको एक बार शेयर कर ले अपने सभी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में इसको, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे जुड़ सकें, आ सकें, पार्टिसिपेट कर सकें। और जो बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं उन सभी को नमो नमः, नमस्कार, राम राम। और अभी हमारा पहला प्रश्न जो है वो आपके सामने आ रहा है। जो प्रश्न सीरीज़ है वो आपको पता है कि अब हमारे क्वेश्चन जो है 120 तक हो गए थे, तो आज जो है 121वां क्वेश्चन हम आगे करेंगे। तो प्रश्न नंबर 121 आपके सामने हैं, सभी बच्चे तैयार रहें, 10 सेकंड में अपना आंसर दें। पहला प्रश्न है, लघु कौमुद्याम स्त्रीभ्यो ढक् सूत्रेण प्रतिपादितः शब्दः अस्ति। लघु कौमुदी में स्त्रीभ्यो ढक् सूत्र से प्रतिपादित शब्द कौन सा है? वैनतेय है, रैवतिक है, नादेयम या माहेयम। इनमें कौन सा जो शब्द है वो स्त्रीभ्यो ढक् से प्रतिपादित होता है? यहाँ पर हमारा आंसर है वैनतेय है, कि जो विनता शब्द है यहाँ पर विनता और स्त्रीभ्यो ढक् सूत्र से ढक् प्रत्यय होता है, तो यहाँ पर ढ को ईय होकर वहाँ पर हमारा रूप सिद्ध होता है वैनतेय है। तो यहाँ हमारा आंसर होगा वैनतेय, और जिसका अर्थ होता है गरुड़, यानी कि विष्णु का वाहन। लघु कौमुद्याम स्त्रीभ्यो ढक् सूत्रेण प्रतिपाद्य शब्दः अस्ति वैनतेय है। विनता प्लस जमा में ढक, तो यहाँ पर ढ को ये हो जाएगा, तो वैनतेय रूप हमारा बनेगा। अगला प्रश्न है हमारा, केसाद वो अन्यत्र श्याम सूत्र निष्पादितः शब्दः अस्ति। केसाद वो अन्यत्र श्याम सूत्र निष्पादितः शब्दः अस्ति। केसी, केशिकः, केशवः या केशवान। केसाद वो अन्यत्र श्याम सूत्र से निष्पादित शब्द कौन सा है? केसी, केशिकः, केशवः या केशवान। यहाँ पर हमारा उत्तर होगा केशवः। जो थर्ड ऑप्शन है हमारा वो सही हो जाएगा, केशवः। कि यहाँ पर जो अगर हम शुरू में विग्रह देखें तो यहाँ पर हमारा केस, जस और उर होगा, तो उसके बाद हमारा इस विग्रह से केसाद वो अन्यत्र श्याम जो सूत्र है, इससे केस के बाद वै प्रत्यय हो जाएगा। केश है इत्यस्मात् वै प्रत्यय है, तो तब हमारा बनेगा केस और वै। उसके बाद अगर हम करेंगे इसको तो यहाँ पर कृत तदित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होगी, सुपो धातु प्रातिपदिक से सुपलोप हो जाएगा, तो केस सु से उसके बाद ज्ञा प्रातिपदिकात इति स्वादि प्राप्तौ अजंत पुलिंगे प्रथमेक वचने सुकृते। तो वहाँ केस वह जो रुत्व विसर्ग होकर हमारा शब्द हमारा रूप बनेगा केस वह। तो इस तरह से हमारा केसाद वो अन्यत्र श्याम सूत्र से निष्पादित शब्द है केस वह। अगला प्रश्न है हमारा, मनस ईसा इत्यस्मिन् टी संज्ञक अस्ति। जो मनस ईसा जो है उसमें टी संज्ञक क्या है? अन, अस, आ या ई, यानी किसकी टी संज्ञा होगी मन जमा ईसा में? और उसके बाद क्या हमारा रूप बनेगा वो भी लिखें साथ में। मनस जमा ईसा, यहाँ पर क्या टी संज्ञा होगी, किसकी टी संज्ञा होगी? यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा अस। कि जो मनस है और ईसा, इसको छोड़ दो भी,
तो यहाँ पर अस की टी संज्ञा हो जाएगी। तो उसके बाद हमारा रूप बचेगा मन ईसा। तो उसके बाद हमारा जो रूप सिद्ध होगा वो मनीषा होगा। अगला प्रश्न है हमारा, नर्तकी शब्दे स्त्री प्रत्यय अस्ति। नर्तकी शब्दे स्त्री प्रत्यय अस्ति गीस, गीप, गीन या तिन कि जो स्त्री प्रत्यय कौन सा है नर्तकी शब्द के अंदर? नर्तकी जो नृत्य शब्द है उसमें सबसे पहले तो यहाँ पर शिल्पिनी सून से सून प्रत्यय होता है। जो शिल्पिनी सून है उसके बाद यहाँ पर अनुबंध लोप, फिर यू और नाको सूत्र से ऊ के स्थान पर अक आदेश, फिर गुण, और फिर उसके बाद सिद्ध गोरादिभ्यश्च सूत्र से यहाँ पर गीस प्रत्यय होता है। सिद्ध गोरादिभ्यश्च सूत्र से यहाँ पर गीस प्रत्यय होता है, इसलिए यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। और अगर कोई सूत्र हमसे पूछे तो कौन सा है? सिद्ध गोरादिभ्यश्च। इस सूत्र से हमारा जो है वो गीस प्रत्यय होता है। और उसके बाद यहाँ पर जब नर्तक और गीस बन जाएगा, नर्तक जमा गीस, तो उसके बाद हमारा यसेति च सूत्र से यहाँ पर एकार लोप हो जाएगा। तो उसके बाद होगा हमारा नर्तक जमा जो गीस में ई शेष है, और फिर नर्तकी बन जाएगा। उसके बाद सु और जो भी है तो यहाँ पर हमारा बनेगा नर्तकी। तो नर्तकी शब्द के अंदर जो स्त्री प्रत्यय है वो कौन सा है? गीस है। और सूत्र कौन सा है? सिद्ध गोरादिभ्यश्च। अगला प्रश्न है हमारा, संप्रसारण संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति। विधायकम सूत्रम अस्ति संप्रसारणाच्च ग्रही जा वै व्यधि इगेयन संप्रसारणम या किमपि न कि जो संप्रसारण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड, इकायहन संप्रसारणम। जो सूत्र है वो संप्रसारण संज्ञा विधायक सूत्र है, तो इसलिए यहाँ हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। ये प्रश्न नंबर यहाँ पर हमारा ये 125 था, 125 नंबर था ये। अगला प्रश्न है हमारा, शुद्धम वाक्यमस्ति, शुद्ध वाक्यमस्ति मुनित्रयाय नमस्कृत्य, मुनित्रयान नमस्कृत्य, मुनित्रयेभ्यः नमस्कृत्य या मुनित्रयम नमस्कृत्य कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है मुनित्रयम नमस्कृत्य कि ये जो ऑप्शन है हमारा ये सही है। तो यहाँ हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो सही है, मुनित्रयम नमस्कृत्य यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। बाकी जो तीनों है वो गलत है, मुनित्रयाय नमस्कृत्य, मुनित्रयान या मुनित्रेभ्य। तो मुनित्रयम नमस्कृत्य यहाँ हमारा सही है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति इत्यस्मिन् वाक्ये कर्म प्रवर्तकं सूत्रम् अस्ति। ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति इत्यस्मिन् वाक्ये कर्म प्रवर्तकं सूत्रम् अस्ति। तथा युक्तं च निप्सितम् अकथितं च कर्म प्रवर्तनीयः या कर्म प्रवर्तनीय युक्ते द्वितीया। इनमें से कौन सा जो सूत्र है वो कर्म प्रवर्तक है ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति के अंदर? यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन जो है तथायुक्तम चानिप्सितम वो सही हो जाएगा कि ये तथायुक्तम चानिप्सितम सूत्र क्या कहता है कि कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो कि कर्ता द्वारा अनिप्सित होते हुए भी इप्सित की तरह क्रिया से संबंध रहते हैं, कि वो कर्ता के द्वारा इप्सित नहीं होते, इष्टित नहीं होते, लेकिन फिर भी वो उससे संबंधित रहते हैं क्रिया से, उनकी भी कर्म संज्ञा होती है। जैसे ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति या इससे को जो ओदनम भुंजानो विषम भुक्ते, तो ये दोनों जो हैं ये तथायुक्तम चानिप्सितम सूत्र के उदाहरण हैं। और यहाँ पर हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही है। अगला प्रश्न है हमारा, महानसम गत्वा तंडुलान ओदनम पच्यति इत्यस्मिन् वाक्ये एकस्थितं कर्म अस्ति। महानसम, तंडुलान, ओदनम या पचनम।
यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा तंडुलान। सेकंड ऑप्शन जो है हमारा वो सही है। यहाँ पर जो तंडुलान है वो अकथितम कर्म है। और अकथित कर्म क्या होता है कि जब कारक की अपादान इत्यादि विशेष संज्ञा न करना चाहे तब उसकी कर्म संज्ञा होती है, तो वहाँ वे कर्म क्या होते हैं, अकथित कर्म कहे जाते हैं और इन्हें अप्रधान या गौण कर्म भी कहते हैं। तो यहाँ हमारा जो है महानसम गत्वा तंडुलान ओदनम पचती, यहाँ पर अकथितम कर्म कौन सा है, तंडुलान। तो यहाँ हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपवर्गे तृतीया इत्यस्मिन् सूत्रे अपवर्गे पदस्य अर्थः अस्ति, कि जो अपवर्गे तृतीया, यहाँ पर जो अपवर्ग शब्द है पद है उसका क्या अर्थ है, मोक्षे, निकृष्ट वर्गे, वर्जित वर्गे या फल प्राप्तौ। अपवर्गीय तृतीया, यहाँ पर जो अपवर्गीय शब्द है उसका अर्थ होता है फल प्राप्तौ। तो यहाँ हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगर अपवर्गीय तृतीया को पढ़ें हम इसमें तो क्या होता है अपवर्ग या फल प्राप्ति, यानी अपवर्ग का अर्थ क्या है, फल प्राप्ति में काल सातत्यवाची तथा मार्ग सातत्यवाची शब्दों में तृतीया होती है। यानी कि जितने समय या मार्ग चलते चलते कार्य सिद्ध होता है उसमें क्या होता है तृतीया। जैसे 10 वर्षई अध्ययनम समाप्तम या द्वादशभी दिने निरोगः जप्तः या क्रोशेन पुस्तकम पठितवान। तो इस तरह से ये अपवर्गीय तृतीया के उदाहरण है। और अपवर्ग का अर्थ क्या होता है वहाँ पर फल प्राप्ति, फल प्राप्त हो। तो यहाँ हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा हेतौ इति सूत्रानुसारेण क्रिया हेतु उदाहरणम अस्ति, कि हेतु इस सूत्र के अनुसार क्रिया हेतु का उदाहरण कौन सा है, दंडेन घटः, पुण्येन गौरः या पुण्येन दृष्टो हरि या अध्ययनेन वस्ति। इनमें से कौन सा है हेतु सूत्र के अनुसार क्रिया हेतु का उदाहरण है। यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, पुण्येन दृष्टो हरि। जो हेतु इति सूत्रानुसार क्रिया हेतु का उदाहरण है पुण्येन दृष्टो हरि को। हेतु सूत्र क्या कहता है उसके अनुसार, हेतु सूत्र के अनुसार जो हेतुअर्थ के कारण इन अर्थों में धातुओं के साथ क्या होता है तृतीय विभक्ति होती है। जैसे अगर दूसरे हेतु सूत्र के उदाहरण देखें हम तो वहाँ पर कौन कौन से उदाहरण होंगे हमारे, जैसे विद्या यशः भवति। अगर यहाँ डायरेक्ट हमसे हेतु सूत्र का उदाहरण पूछा जाता तो वहाँ हमारा ये भी ऑप्शन बन सकता था, क्योंकि जैसे कि वह अध्ययनेन वस्ति की, वह अध्ययन के लिए रहता है, ये भी हेतु का। लेकिन अगर यहाँ क्या पूछा गया है हेतु इति सूत्राण क्रिया हेतु उदाहरणमस्ति, जो क्रिया हेतु का उदाहरण है, तो यहाँ पुण्येन दृष्टो हरि बन जाएगा। लेकिन अगर हेतु को होता तो यहाँ पर ये स अध्ययनेन वस्ति, ये भी जो उदाहरण है हमारा वो भी हेतु सूत्र का ही है। तो अगला प्रश्न है हमारा स्पृहरीप्सितः सूत्रानुसारेण शुद्ध वाक्यम भविष्यति। स्पृहरीप्सितः जो सूत्र है उसके अनुसार शुद्ध वाक्य होगा पुष्पेषु स्पृह्यति, पुष्पाणि स्पृह्यति, पुष्पाणाम स्पृह्यति या पुष्पेभ्यः स्पृह्यति। यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, पुष्पेभ्यः स्पृह्यति। जो स्प्रेरिप्सित सूत्र है उसके अनुसार जो सही उदाहरण है शुद्ध वाक्य है वो है पुष्पेभ्यः स्पृह्यति। जो स्प्रेरिप्सित है उसके अंदर स्पृह का अर्थ क्या होता है, चाहना। स्पृह का अर्थ होता है चाहना। तो स्पृह धातु के योग में यानी कि जिसे भी चाहा जाए वह संप्रदान संज्ञक होता है, यानी वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होती है। तो जैसे हमारा ये उदाहरण पुष्पेभ्यः स्पृह्यति, तो यहाँ हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न है क्रुद्ध द्रुह रूप सृष्टि कर्म सूत्रानुसारेण शुद्ध वाक्यम चिनोत। क्रूराय अभिक्रुद्यति, क्रूरे अभिक्रुद्यति, क्रूरम अभिक्रुद्यति या क्रूरात अभिक्रुद्यति।
यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, क्रूरम अभिक्रुध्यति। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है हमारा, यवेभ्यो गांव वार्यति इत्यस्मिन् वाक्ये कारक सूत्रम प्रवृत्तम। कि यवेभ्यो गांव वार्यति, यहाँ पर कौन सा कारक सूत्र है? स्प्रेहर ईप्सित है, वारणार्थानाम ईप्सित है, विभाषा गुणया स्त्रियाम, या तथा युक्तम चानिप्सितम। यहाँ पर कौन सा सूत्र है? यवेभ्यो गांव वार्यति। यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वारणार्थानाम ईप्सिता है, ये सही हो जाएगा। कि यवेभ्यो गांव वार्यति की इस उत्तर के अनुसार क्या होता है कि जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए, कि ये यवेभ्यो गांव वार्यति, तो यहाँ पर क्या है वारणार्थाम, कि यहाँ पर हटाया जा रहा है, इसलिए वहाँ पर कौन सी विभक्ति होती है हमारी? पंचमी। वारणार्थानाम ईप्सित है, यहाँ पे जैसे यवेभ्यो गांव वार्यति या पापात निवार्यति, इस तरह से हमारे उदाहरण होंगे। तो यहाँ पर यवेभ्यो गांव वार्यते इसमें कारक सूत्रम किम प्रवृत्तम वारणार्थानाम ईप्सित है, सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते इत्यस्मिन् पंचमी विधायकम सूत्रम किम। ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, यहाँ पर पंचमी विधायक सूत्र कौन सा है? जनिकर्तु प्रकृति, भुवः प्रभवः, आख्यातोपयोगे या अपपरिवर्जने। यहाँ पर कौन सा सूत्र है जिससे पंचमी विभक्ति होती है? यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, जनी कर्तुः प्रकृति की। जहाँ पर जन धातु का प्रयोग हो, कि जन धातु के कर्ता का मूल कारण क्या होता है? हमेशा अपादान होता है। जैसे ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, कि ब्रह्मा जी से समस्त प्रजा उत्पन्न होती है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा सूत्र हो जाएगा हमारा सही? जनी कर्तुः प्रकृति ही। अगला प्रश्न है हमारा, गोसु दुह्यमानासु गतः वाक्य प्रवृत्तम सूत्रम अस्ति। निमित्त कर्मयोगे, निमित्तात् कर्मयोगे, सप्तम्यधिकरणे च, सप्तम्या पंचम्यो कारक मध्ये, सस्य च भावेन भावलक्षणम। यहाँ पर कौन सा सूत्र हो? गोसु दुह्यमानासु गतः। यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यस्य च भावेन भावलक्षणम, सॉरी, कि गोसु दूह्यमानासु, जो गाय को दूह कर चले गए, यानी कि जब एक कार्य के होने के बाद दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है, तो वहाँ पर हमेशा सप्तमी विभक्ति होती है, और उसका सूत्र क्या है? यस्य च भावेन भावलक्षणम। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा वो सही है। अगला प्रश्न है हमारा, अलम मल्लो मल्लाय इत्यत्र मल्लाय शब्द चतुर्थी विभक्ति है बहुत, कि जो अलम मल्लो मल्लाय के जो पहलवान है या जो है वो उसके लिए समर्थ है आपस में, तो यहाँ मल्लाय जो शब्द है वो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, वो किस सूत्र से होती है? चतुर्थी संप्रदाने सलाघन हनु स्थासपाम गिप्स्यमान है, अलम इति प्राप्त्यर्थ ग्रहणम, या न लोका व्यवनिष्ठा खलार्थित्रिनाम। तो यहाँ पर कौन सा सूत्र जो है हमारा वो सही होगा? यहाँ पर हमारा अलम मल्लो मल्ला है, तो यहाँ पर अलम इति प्राप्त्यर्थ ग्रहणम, जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, षष्ठी शेषे इत्यस्मिन् सूत्रे शेषे पदस्य अभिप्राय अस्ति। कि जो षष्ठी शेषे, वहाँ पर शेषे जो पद है उसका क्या अभिप्राय है? स्वस्वामी भाव संबंध है, जाति व्यक्ति संबंध है, साध्य साधक संबंध है, गुण गुणी संबंध है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, स्वस्वामी भाव संबंध है। यहाँ पर जो शेषे पद है उसका अभिप्राय क्या है? स्वस्वामी भाव संबंध है, कि अर्थात कारक और प्रातिपदिकार्थ से भिन्न स्वस्वामी भाव आदि संबंध क्या होते हैं? वो शेष है, उसमें षष्ठी आती है हमेशा। और संबंध का बोध कराने के लिए कौन सी विभक्ति होती है हमारी? षष्ठी। जैसे राज्ञः पुरुष है, रामस्य पुस्तकम, गंगायाः जलम, या ये
इस तरह से। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। षष्ठी से यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाता है कि से पद का अभिप्राय क्या है, तो वो है सव स्वामी भाव संबंधा है। तो यहाँ कौन सी विभक्ति होती है और हमेशा षष्ठी यानी कि संबंध। तो अगला प्रश्न है हमारा, एक शब्द है सम्यक ज्ञात है शास्त्रान्वित है सब सुप्रयुक्त है स्वर्गे लोके काम दुख भवति इति कुत्रोक्तम महाभाष्ये काशिकायां वाक्यपदीये या सिद्धांत कौमुद्याम। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा कि ये कहाँ कहा गया है, महाभाष्य के अंदर। और अगर हम महाभाष्य के बारे में बात करें तो महाभाष्य किसकी रचना है, पतंजलि जी की। और ये महाभाष्य जो है वो पाणिनि के व्याकरण पर पतंजलि का लिखा हुआ प्रसिद्ध भाष्य है। और इसके अंदर कुल 84 आहनिक हैं, 84 आहनिक हैं यहाँ पर कुल। और कल जब ये प्रश्न था तो कहीं नीचे लिखा था 85 आहनिक। बिल्कुल ये सही है आपकी बात कि कई जगह 85 आहनिक भी बताए गए, लेकिन जो सर्वमान्य हैं वो ज़्यादातर 84 आहनिक को ही माना गया है। तो इन दोनों में से ज़्यादातर एक ही ऑप्शन हमारे सामने रखा होता है एग्जाम के अंदर। अगर 84 है तो 84, और 84 नहीं दिया हुआ 85 है तो वहाँ पर हम 85 को टिक मार्क करेंगे। और आहनिक का अर्थ कई बार पूछा जाता है, वो होता है एक दिन में, यानी कि इसमें कुल इसको 84 दिन के लिए अध्ययन करने के लिए कहा गया। 84 या 85 दोनों को मान लें आप यहाँ पर, लेकिन ज़्यादातर जो सर्वमान्य वो है 84 है। तो इसके अंदर 84 आहनिक है, यानी कि 84 दिन में अध्ययन करने वाला है महाभाष्य, यानी कि इसको 84 दिन के अंदर अध्ययन किया जा सकता है। तो एक है शब्द है सब में ज्ञात है शास्त्रान्वित है सुप्रयुक्त है स्वर्गे लोके काम दुख भवति, ये कहाँ कहा गया है, महाभाष्य के अंदर। अगला प्रश्न है हमारा, अवेस्ता भाषा भारोपीय परिवार से कथा कया शाखा संबंध अस्ति। जो अवेस्ता भाषा है वो भारोपीय परिवार के किस शाखा से संबंधित है, भारत ईरानी शाखा, ग्रीक शाखा, भारत जर्मनिक शाखा या केल्टिक शाखा। अवेस्ता भाषा भारोपीय परिवार से किस शाखा से संबंधित है। जो अवेस्ता भाषा है वो भारत ईरानी शाखा से संबंधित है। और अगर हम मुख्य जो भाषा परिवार हैं विश्व में उनके बारे में बात करें तो कौन कौन से, भारोपीय, द्रविड़, चीनी, सेमेटिक, टेमेटिक, आग्नेय, यूराल अल्टाइक, बांटू, अमेरिकी या रेड इंडियन, काकेश, सुडानी या बुस्मैन इत्यादि जो प्रमुख विश्व भाषा परिवार हैं। भाषा पर जो विश्व जो भाषाओं का समूह क्या होता है वो भाषा परिवार होता है। और अगर हम यहाँ पर, और भारोपीय जो भाषा परिवार है, यह जो परिवार है बोलने वालों की संख्या तथा क्षेत्रफल दोनों दृष्टियों से संसार का सबसे बड़ा परिवार कहा जाता है, जो भारोपीय भाषा परिवार है। और उसके अंदर जो अवेस्ता है जो सप्तम वर्ग से संबंधित है, और ये भारत ईरानीय शाखा से संबंध है। तो यहाँ हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकृतः संस्कृतास्तु विकृति प्राकृतिमता प्राकृत प्रसंगे कस्याभिमतम इदम, मार्कंडेयस्य, हेमचंद्रस्य, वासुदेवस्य, लक्ष्मीधरस्य। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा, लक्ष्मीधरस्य कि प्रकृति संस्कृतास्तु विकृति प्राकृतिमता। यहाँ पर कस्याभिमत है ये लक्ष्मीधर जी का, तो लक्ष्मीधरस्य। अगला प्रश्न है हमारा, भाषाणाम आकृति मूलकम वर्गीकरणम अस्ति, भाषाणाम आकृति मूलकम वर्गीकरणम अस्ति, वाक्य पद रचनाधारितम, वर्ण प्रातिपदिक रचनाधारितम, प्रश्लिष्टाश्लिष्ट रचनाधारितम या व्यक्त अव्यक्त योगाधारितम। कि जो भाषा का आकृति मूलक वर्गीकरण है वो किस पर आधारित है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, वाक्य पद रचना आधारितम कि भाषाणाम आकृति मूलकम वर्गीकरणम जो है वो किस पर आधारित है, वाक्य पद रचना के पर आधारित है। तो पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अयोगात्मक भाषा यह उत्तम उदाहरणम अस्ति, अयोगात्मक भाषा का उत्तम उदाहरण है चेरोकी भाषा, जूलू भाषा, चीनी भाषा या संथाली भाषा।
इनमें से कौन सा उदाहरण है वो अयोगात्मक भाषा का उदाहरण है? चेरोकी, जुलू, चीनी या संथाली? यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। जो अयोगात्मक भाषा है वो कौन सी है? चीनी भाषा यहाँ पर एक अयोगात्मक भाषा है। अगला प्रश्न है हमारा, सूडानी भाषा परिवार से भाषा संति मूलतः संयोगात्मिका, प्रश्लिष्ट योगात्मिका, अयोगात्मिका और श्लिष्ट योगात्मिका। कि जो विश्व भाषा परिवार हैं जो मैंने पहले भी बताए हैं, उनमें से मुख्य भाषा परिवारों में सूडानी भाषा परिवार भी एक है। और ये मूलतः क्या है? संयोगात्मक, प्रश्लिष्ट योगात्मक, अयोगात्मक या श्लिष्ट योगात्मक है? उसके बारे में बताएं। सूडानी भाषा परिवार जो है वो अयोगात्मिका है। कि ये जो सूडानी भाषा परिवार है वो अयोगात्मक है, अयोगात्मिका है। तो यहाँ हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। जो सूडानी भाषा परिवार है कि इसमें से ये इसका क्षेत्र क्या है? अफ्रीका में भूमध्य रेखा के उत्तर में इसका मुख्य क्षेत्र है। और इसकी जो मुख्य भाषाएं हैं ईव, होसा, मध्वा आदि इसकी प्रमुख भाषाएं। और इसकी विशेषता यही है कि ये अयोगात्मक है। वचन इस परिवार की भाषाओं में बहुत स्पष्ट नहीं है। और चीनी भाषा की तरह इसमें भी सुर के परिवर्तन से अर्थ परिवर्तित हो जाता है। और अनुकरणात्मक शब्द इस परिवार में बहुत मिलते हैं। जैसे हमारा पिछला प्रश्न है वो भी इसी के अंदर सम्मिलित हो गया कि वो भी एक अयोगात्मक भाषा है। तो उसका कारण क्या है? तो यहाँ बता दिया गया है कि चीनी भाषा की तरह इसमें भी सुर के परिवर्तन से अर्थ परिवर्तित हो जाता है। कि जहाँ सुर बदलेगा वहाँ पर अर्थ अपने आप ही बदल जाता है। इसलिए अयोगात्मक के अंदर आते हैं सूडानी भाषा परिवार और चीनी भाषा इत्यादि। अगला प्रश्न है हमारा, संस्कृत ध्वनिषु अर्धस्वराः सन्ति। संस्कृत ध्वनियों में अर्धस्वर कौन से हैं? श, श है, य, व या घ, ढ, घ, श? इनमें से कौन से हैं जो अर्धस्वर हैं? ये प्रश्न जो है मुख्यतः कई बार पूछा जाता है। जो सी टेट में बहुत बार पूछा गया है, ये एस टेट है उनमें पूछा जाता है, या यूपी टेट है, इनमें ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। कि जो ये हिंदी के अंदर भी ये प्रश्न पूछा गया है कि जो अर्धस्वर हैं वो किन्हें कहा जाता है? यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा य और व। और अगर इसको समझना है, संस्कृत में सिर्फ एक ही उदाहरण है, एक ही सूत्र है, ई को यणचि। कि यहाँ पर ये जो हमारे य व हैं वो ई और ऊ से बनते हैं। तो इसका यही कारण है कि इनको अर्धस्वर कहा जाता है। तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा य और व, ये अर्धस्वर हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पार्श्विक व्यंजनम अस्ति। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? य, र, ल या व? इनमें से पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ल जो है वो एक पार्श्विक व्यंजन है। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन जो है हमारा वो सही है। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रीम नियमे मूल भारोपीय भाषायाः घोषा अल्प प्राण ध्वन्यः जर्मनिक भाषासु कथम परिवर्तन्ति? घोष महाप्राण ध्वनिषु, अघोष महाप्राण ध्वनिषु, अघोषाल्प प्राण ध्वनिषु या सघोषाल्प प्राण ध्वनिषु? ग्रीम नियमे मूल भारोपीय भाषायाः घोषा अल्प प्राण ध्वन्य जर्मनिक भाषासु कथम परिवर्तन्ति? तो यहाँ पर अघोषा अल्प प्राण ध्वनिषु, यानी कि जो तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, अघोषा अल्प प्राण ध्वनिषु। ये हमारा उत्तर जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, पुरः प्रत्यय प्रधान भाषा का, पुरः प्रत्यय प्रधान भाषा का जो पूर्व प्रत्यय प्रधान भाषा है वो कौन सी है? बांटू, संथाली, तुर्की या कन्नड़? यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा?
यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है। बांटू जो है पूरा प्रत्यय प्रधान भाषा है, बांटू आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वाक्यस्य लक्षणमस्ति। योग्यता आकांक्षा सन्निधि युतानाम पदानाम समुच्चय वाक्यम, या सार्थक पदानाम समूह वाक्यम, या भावाभिव्यक्ति सामर्थ्य भूतानाम पदानाम समूह वाक्यम, या विचाराभिव्यक्ति सामर्थ्य भूतानाम पदानाम समूह वाक्यम। इनमें से वाक्य का लक्षण कौन सा है? हमें पता है कि जो वाक्य है उसमें क्या होता है, योग्यता आकांक्षा और सन्निधि युक्त से जो युक्त होता है वो वाक्य होता है। तो हमारा यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। योग्यता आकांक्षा सन्निधि युतानाम पदानाम समुच्चय जो है वो वाक्यम, ये वाक्य का लक्षण है। अगला प्रश्न है हमारा, दधामि इति संस्कृत पदस्य मूल भारोपियम रूपम ग्रास नियमानुसारम भवति। ग्रासम नियमा के अनुसार यहाँ पर जो दधामि शब्द है उसका संस्कृत पद मूल भारोपीय क्या होगा? दादामी, दधामि, ददामी या दादामी। यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, दधामी। कि जो दधामी थी संस्कृत पदस्य मूल भारोपियम रूपम ग्रासम नियमानुसारम भवति, कि जो दधामी है इसका संस्कृत पद का मूल भारोपीय रूप क्या हो? ग्रासम नियम के अनुसार दधामी। तो ये पहला रूप दूसरा ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारोपीय भाषा परिवार है विश्वस्य सर्वप्रसिद्ध भाषा परिवार अस्ति यतो हि सभ्यता संस्कृति साहित्य दृष्ट्या समृद्ध अस्ति, सामाजिक दृष्ट्या प्रभाव अस्ति, या दार्शनिक ग्रंथानां परंपरा अस्ति, या आर्थिक विचारेषु समुन्नतः अस्ति। कि जो मैंने पहले प्रश्न में बताया था कि जो भारोपीय भाषा परिवार है वो विश्व का सर्वप्रसिद्ध भाषा परिवार है, वो किस कारण से है, ये प्रश्न हमारा है। तो बताइए इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाए। सभ्यता संस्कृति साहित्यिक दृष्टिया समृद्ध अस्ति, जिस कारण से ही सभ्यता संस्कृति साहित्य विकास दृष्टि के कारण से ही भारोपीय भाषा परिवार जो विश्व का सर्वप्रसिद्ध भाषा परिवार है, और ये सबसे बड़ा भाषा परिवार भी माना जाता है। क्षेत्र की दृष्टि से या बोलने की दृष्टि से भी इसको सबसे बड़ा भाषा परिवार मानते हैं। और दूसरा क्या है, सभ्यता संस्कृति साहित्य विकास दृष्टिया समृद्ध अस्ति। तो यहाँ हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो सभी बच्चों का इस वीडियो को संपूर्ण देखने के लिए आपने इसमें क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, क्या आपका फीडबैक है? वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए, और इसको शेयर कर दीजिए अपने स्टडी ग्रुप जो भी रिलेटेड हैं आपके स्टडी से संबंधित या संस्कृत से संबंधित जो भी ग्रुप हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको जो हमारी डेली वीडियोस हैं जो रात को 9 बजे लाइव आती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और ये लाइव टेस्ट है जो प्रतिदिन 9 बजे शुरू होता है हमारे चैनल पर, जिससे आप अपने आप में, मैंने पहले कहा था, आप रिमाइंडर सेट कर लें इसके लिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा उसका फीडबैक आप कमेंट सेक्शन के अंदर दे सकते हैं। कोई डाउट है आपका वो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, लाइव चैट के अंदर उसको ना लिखें। तो इसके अलावा आप हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं। तो ये मेरा फेसबुक हैंडल है, यहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलते रहें। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर ML Kaushik 90 के नाम से मेरी आईडी आपको मिल जाएगी। और जो इंस्टाग्राम है वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो M.L Kaushik के नाम से। इसके अलावा आप यूट्यूब में मुरारी लाल संस्कृत के नाम से, ऐसे इस तरह से मुरारी बिना स्पेस के लाल और उसके बाद संस्कृत सब बिना स्पेस के लिखकर आप मुझे यूट्यूब के सर्च पर भी जाकर सर्च कर सकते हो। जो भी मेरी वीडियोज़ हैं वो आपको मिल जाएंगी। यूट्यूब के सर्च में जाइए, जहां आप कोई भी वीडियो को सर्च करते हैं या किसी भी चैनल को सर्च करते हैं, वहां आप हैशटैग डालकर मुरारी लाल संस्कृत लिखिए, तो मेरी जितने भी वीडियोज़ यूट्यूब के ऊपर हैं वो आपको एक साथ मिल जाएंगी। तो सभी बच्चों को धन्यवाद, थैंक यू और शुभ रात्रि, नमस्कार, नमो नमः। और अपनी तैयारी पर लगे रहिए, अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से रखते रहिए। इस समय को आप अपनी पढ़ाई के अंदर अच्छे से प्रयोग कीजिए। धन्यवाद।